हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हमें पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है। हालांकि पोस्ट कम है इसमें इसमें शायद 36 ही पोस्ट आई है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो स्वीकृति, इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ये भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं ऐसा कि दिसंबर माह में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आपके सामने होगी। हालांकि इनकी पोस्टें कम है क्योंकि इनकी वित्तीय स्वीकृति पिछली गवर्नमेंट की दी हुई है। जल्दी इनमें पदों को बढ़ाने का काम भी करेंगे। साथ में लैब असिस्टेंट की भी विज्ञप्ति आ चुकी है। नहीं सॉरी, विज्ञप्ति नहीं, इनकी लैब असिस्टेंट की परीक्षा की डेट आ चुकी है। विज्ञप्ति भी जल्दी आने वाली है। अभी आपके पास मौका है अपनी तैयारी को बढ़िया अंजाम देने के लिए। जो अपने कंसेप्ट आपके जो क्लियर नहीं हो पा रहे, जितनी आज तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक आपके समझ में नहीं आए, आपने उनके रट्टा लगाने की कोशिश की, तो अभी आपके पास मौका है कि आप प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए पढ़ो, ताकि मेन एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, रट्टाफिकेशन आप करोगे तो कुछ टाइम के लिए आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि लॉन्ग टाइम और अच्छे क्वेश्चन जो आरपीएससी पूछती है, वो क्वेश्चन आप रट्टा से सही नहीं कर सकते हो। यदि आपको केमिस्ट्री समझनी है, प्रॉपर केमिस्ट्री बनानी है, आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, प्रॉपर तरीके से आप चाहते हो कि मेरा हर हाल में सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आप हमारे यूट्यूब के जितने भी वीडियो है उन वीडियो लेक्चर को देखो। आपको कंसेप्ट के साथ साथ में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की समझ आपकी डेवलप होने लग जाएगी। और जिस दिन आपकी समझ डेवलप हो गई, यकीन मानना कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे देखो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, नेट, जेआरएफ, आईआईटी जेएम, गेट, इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी एसीएफ, ये इसी की वजह से बदौलत हुआ कि मैंने केमिस्ट्री को रट्टा नहीं मार के सिर्फ फोकस अपना समझने पे किया था। उसकी वजह से मेरा फोकस समझने पे था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को केमिस्ट्री की समझ डेवलप हुई। और अब ऐसी कंडीशन है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रट्टा को छोड़ के समझने पे ज़्यादा फोकस करोगे। आप सबके बीच मैं सुभाष बाम्बू। मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी 47 रैंक से कर रखी है। इसके अलावा मुझे नेट जेआरएफ 2 बार निकालने का अनुभव भी है, 52 रैंक और 66 रैंक। अभी राजस्थान में जेएसओ की पोस्ट आई थी, जिसमें पूरे राजस्थान में मेरे दूसरी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू और एसीएफ एफआरओ का भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। इससे पहले मैं जूनियर केमिस्ट में भी 6ठी रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। जूनियर केमिस्ट में भी 6ठी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो डिग्री आप देख रहे हो, ये सिर्फ केमिस्ट्री को समझने की बदौलत ही हासिल हुई है। यदि आप रट्टा मारते, यदि मैं रट्टा मारता, तो मैं कोई छोटा मोटा एग्जाम निकाल के, हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती मेरी। लेकिन मेरा सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जेक्ट तभी तैयार होता है जब सब्जेक्ट के प्रति आपकी गहरी नॉलेज हो। तो आज हम बात करेंगे जीओसी की। देखो, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, एक नया मोटिवेशन मिले, और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। जीओसी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो कि बेसिक लेक्चर था, जिसके बारे में मैंने होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया था। पार्ट 2 पार्ट 2 में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। आज अपना लेक्चर रहेगा पार्ट 3, जो कि रेजोनेंस या मेजोमेरिक प्रभाव पे बेस्ड है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस या मेजोमेरिक प्रभाव। तो लिखो आप, रेजोनेंस या मेजोमेरिक प्रभाव, मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद, मेजोमेरिक को मेजोमेरिक, इसको बोलते हैं मेजोमेरिक। ठीक है, मेजोमेरिक या मेजोमेरिक, मेसोमेरिक भी बोलते हैं, मेजोमेरिक प्रभाव एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है भी रेजोनेंस? सबने पढ़ा होगा रेजोनेंस के बारे में कि क्या होता है रेजोनेंस, कैसे देखते हैं हम। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना
पहले पता होना चाहिए कि जो रेजोनेंस बोलते किसको है। तो रेजोनेंस बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को। पाई इलेक्ट्रॉन का जब विस्थापन होगा तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो आप यहाँ पे लिखो पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को रेजोनेंस बोलते हैं, के विस्थापन को अनुनाद कहते हैं। देखो भाई पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका विस्थापन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, तो CH2 ऐसे आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। तो ये क्या हुआ, यहाँ का पाई बॉन्ड बीच में चला गया, तो यानी पाई बॉन्ड का क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से ये होगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो गया, जहाँ यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज यही है। उसके बाद क्या होता है, देखो क्या इसमें एटम्स का होता है कहीं, नहीं, एक नंबर पे ये एटम है तो एक नंबर पे यही रहेगा। एटम का विस्थापन नहीं होता, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही विस्थापन होता है। दूसरी बात, पाई इलेक्ट्रॉन के पास में सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए पाई सिग्मा पाई। अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो, मैं बेसिक चीजें आपको ऐसे लिखवा नहीं रहा, ये ट्रिक है कि ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, पाई सिग्मा पाई ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा भी खूब सारे कॉम्बिनेशन है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन रेजोनेंस शो करते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन होती है रेजोनेंस शो करने के लिए पाई, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, जो कि हम ऊपर इसका एग्जांपल दे चुका हूं मैं। फिर देखो फिर क्या होता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे, सेम ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर OH। देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर जाएगा और फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि लोन पेयर के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत क्या करेगा, ये अपने का इलेक्ट्रॉन है जो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने के काम आएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, कार्बन को, तो जो इस कार्बन वाले पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कार्बन पे। ठीक है, तो हमेशा लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर की दिशा दूसरे एटम की तरफ होती है। ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज सेम ऐसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि कोई भी नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस आ गया, CH2 माइनस। अब देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास भी क्या होता है, एक लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, तो ये क्या करेगा, तुरंत कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसको हम बोलते हैं अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसकी अनुनादी संरचना पूछ लिया जाए तो इसकी अनुनादी संरचना हो जाएगी CH2 CH डबल बॉन्ड OH प्लस, ये इसकी अनुनादी संरचना आ गई। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन है कि अनुनाद कैसे होता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या होती है अनुनाद की, कि ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये भी अपने क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। अब मेरे को आप बात बताओ कि प्लस चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके मुकाबले पाई के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, CH2 को दे देगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा प्लस की दिशा की तरफ होगी, तो प्लस की साइड हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये एक दूसरे के अनुनादी संरचना होगी। देखो यहाँ पे जो दिशा है वो प्लस की तरफ है, तो एक बात देख लेना कि पाई इलेक्ट्रॉन की दिशा, पाई इलेक्ट्रॉन की दिशा प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है, तथा नेगेटिव से दूर होती है, तथा नेगेटिव से दूर होती है।
देखो यहां तो प्लस की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां देखो, यहां देखो, यहां नेगेटिव से दूर जा रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव से दूर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ आएगा, यानी यानी पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर जाएगा, दूर, वह पॉजिटिव की तरफ आएगा, वह पॉजिटिव की तरफ आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपको लग रही है ऐसे, लेकिन ऐसे क्यूब क्वेश्चन आते हैं, अपने समझ ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, नेगेटिव से दूर होगी और पॉजिटिव की तरफ आएगी। इसके अलावा चौथी कंडीशन क्या है, पाई हो गया, पाई पाई बॉन्ड हो गया, पाई नेगेटिव हो गया, पाई लोन पेयर हो गया, पाई पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि पॉजिटिव और लोन पेयर एक साथ आ जाए। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड फिर लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज, ऐसे अलग अलग लगा देता हूँ, और पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसे भी आ सकता है। कैसे, देखो इसमें ये CH2+OH-, ये देखो लोन पेयर आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर देखो ये लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड OH+, ये इसके क्या हो गए, एक दूसरे के अनुनादी संरचना हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल, पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव CH2+CH2 नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इधर चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अनुनादी संरचना। तो अनुनाद शो करने के लिए इतनी सारी कंडीशन होती है, यानी कहने का मतलब बीच में सिग्मा बॉन्ड आना ही चाहिए। बीच में यदि सिग्मा बॉन्ड आएगा तो ही अनुनाद शो होगा, अदरवाइज अनुनाद नहीं होगा। इसके अलावा देखो, मैं आपको कंडीशन देता हूं कि क्या ये अनुनाद शो करेंगे, क्या ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद शो करेगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद शो करेगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज, कौन सा इनमें से अनुनाद शो करेगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल है, सही बात है। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव के पास में क्या आना चाहिए, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो जस्ट sp कार्बन, sp2 कार्बन आ गया, sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनुनाद में शो नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये देखो नेगेटिव सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, ये बात भी सही है, नेगेटिव फिर सिग्मा बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, हाँ ये शो करेगा। नेगेटिव चार्ज हो वो sp3 कार्बन पे आना चाहिए, ठीक है। sp2 कार्बन पे, ये देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, sp कार्बन है, sp का हो चाहे sp2 कार्बन हो, इन पे यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस में शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ऐसे लिख लो कि डबल बॉन्ड पे यदि चक्रीय संरचना में यदि डबल बॉन्ड पे ऋणात्मक आवेश हो तो क्या होगा, वो अनुनाद शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि यदि द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध परमाणु पर क्या हो, परमाणु पर ऋणावेश, धनावेश, कोई भी चार्ज हो, चाहे ऋणावेश हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे लोन पेयर हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो वह रेजोनेंस, वह अनुनाद में भाग नहीं लेता, तो वह अनुनाद में भाग नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन, 5 नंबर वाली एक कंडीशन और बच गई, कौन सी, कि ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर आ गया CH2 रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस पाई बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर चला गया, फिर क्या बचेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाएगा। तो देखो ये एक और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो ये एक और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, देखो इस वाले कार्बन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इन कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी एक अनुनादी संरचना आ गई, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा अनुनाद शो करेगा, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, क्या डबल बॉन्ड
ऐसे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 या CH3, क्या ये आपको पूछ लीजिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अनुनादी संरचना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये क्या है, sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये पूछ लिया जाए CHC ट्रिपल बॉन्ड CH3, क्या ये अनुनाद शो करेगा? तो ये भी अनुनाद शो नहीं करेगा। तो अनुनाद कौन नहीं शो करता है? sp और sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ठीक है, भाग नहीं लेगा। मेरे हिसाब से आपके बेसिक कंडीशन क्लियर हो गई। बाकी आपको एक दो क्वेश्चन जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। आपके समझ में आ गया मेसोमेरिक इफेक्ट? तो इसकी कुछ लाइनें लिखो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो लिखो कुछ पॉइंट। देखो सबसे पहले एक नंबर पॉइंट क्या होता है, ये एक ही संरचना के अंदर, ठीक है, एक ही संरचना में एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। देखो ये रहा, या कोई भी एग्जांपल को उठा के देखो, ये परमाणु है, ये दोनों, इस परमाणु से इस परमाणु के बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 1 और 2 वाले इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के बीच में चला गया। देखो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 के बीच में चला गया। ठीक है, तो एक ही संरचना में देखो यहाँ पे, एक ही संरचना में, एक ही संरचना में एक परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। इसके अलावा फिर आगे देखो, क्या ये स्थायी प्रभाव है? बिल्कुल स्थायी प्रभाव, हमें कोई बाहर से इसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो तुरंत रेजोनेंस शो होगा, और जब अपने आप रेजोनेंस शो हो उसको हम बोलते हैं स्थायी प्रभाव। तो क्या होगा, आर प्रभाव, आर बोल दो या एम प्रभाव, आर या एम प्रभाव स्थायी प्रभाव है। स्थायी यानी परमानेंट प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, फिर देखो 3 नंबर पे, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परमाणु का नहीं होता है। ठीक है, तो आर प्रभाव में, आर प्रभाव में केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ना कि परमाणु का। ठीक है, परमाणु का स्थानांतरण नहीं होगा। कहने का मतलब ये, ऊपर देखो कोई भी एटम आप इसको ले लो, एक, मैं एक बार इसको ढंग से कर देता हूं, ये CH2 है। अब देखो अलग कलर से, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब देखो एटम 1 2 3 सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ के जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 का पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में चला गया। क्या एटम चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यानी परमाणु का कोई स्थानांतरण नहीं होता, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो ये भी लिखो कि सभी अनुनादी, ठीक है, ये हो गए 3 नंबर। आगे देखो 4 नंबर, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। बिल्कुल सही बात है, आप घुमा सकते हो पाई बॉन्ड को, ऐसे नहीं है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। आप पाई बॉन्ड को घुमाओ, चाहे कोई भी पाई बॉन्ड को घुमाओगे, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सारों में समान रहेगी। सर ऐसे बोल दोगे आप कि सर यहाँ तो पाई बॉन्ड 2 है तो यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ तो पाई बॉन्ड 1 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन इनमें देखो आप, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, वो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ CH2 था, यहाँ CH3, यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। ठीक है, इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन तो सेम रहे,
इसमें भी देखो यहाँ वाला पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड यहाँ पे CH3 आ गया, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया जो कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले आया। तो यहाँ पे पूरे में आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सारों में समान रहेगी। अब देखो आपको मैं गिन के बता देता हूँ। ये वाली पहले 1 नंबर है ये, फिर 2 नंबर। पहले मैं 1 नंबर की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ऐसे CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH ऐसे आएगा, ठीक है। फिर CH, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, फिर H और H। देखो सबकी वैलेंसी 4 4 होनी चाहिए, कार्बन की चारों की कार्बन की वैलेंसी समान है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो, इसमें बॉन्ड 1 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 1 2, फिर 3 4 बॉन्ड हो गए, 5 6, फिर 7 8 9 10 और 11 बॉन्ड है, यानी 11 इंटू 2 22 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। ये 1 नंबर स्ट्रक्चर है। 2 नंबर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ आप, H H H, फिर आ गया CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH H और H, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब यहाँ पे 12 इंटू 2 है तो 24 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन समान है? नहीं। इसका मतलब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सही नहीं है। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखो आप, मैं आपको यहाँ पे नीचे समझाता हूँ। वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सही नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखो आप। कैसे लिखोगे? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो इसका पाई बॉन्ड चला गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आएगा CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा, इस CH2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी एक्चुअल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये है। आगे बात समझ में? अब देखो इसमें, अब वापस आप करो, इनकी एक बार टाइम लगेगा लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। CH, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, फिर HH। इसको ऐसे लिखो, CH, फिर CH पॉजिटिव चार्ज, फिर C, फिर H डबल बॉन्ड CH, फिर CH और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड है। 11 इंटू 2 यानी 22 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 1 लोन पेयर, 10 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 11 हो गए टोटल। इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान रहेगी। तो अगला टॉपिक ये अगला पॉइंट यही है कि सभी अनुनादी संरचनाओं में, सभी अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। आ रहा है ना समझ में? ये से पूरे एज इट इज आप प्रॉपर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लगाओगे तो आपका 100% इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आएगी, ठीक है। और सभी अनुनादी की संरचना की ऊर्जा भी लगभग समान रहती है। इसके अगला वाला पॉइंट हो गया 5 नंबर, कि सभी अनुनादी जो संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा भी समान होती है। संरचनाओं की ऊर्जा भी लगभग समान होती है, ठीक है। यानी ये अपने पॉइंट ये बताने जरूरी है ताकि आपको रेजोनेंस के बारे में एक समझ डेवलप हो। तो ये हो गया अपना रेजोनेंस। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, सभी अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना लुईस, ठीक है, संरचना को संतुष्ट करनी चाहिए। लुईस संरचना को संतुष्ट करनी चाहिए। अब लुईस संरचना क्या होती है? यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहिए। यानी ये मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा वहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आती है तो वहाँ पर डालूंगा। यानी चारों बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बाद तुमको उसमें बेसिक इतने याद रखना है कि लेविस संरचना मतलब ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये हो गए। अब एम प्रभाव, जो मेजोमेरिक प्रभाव, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आगे लिखो एम प्रभाव के प्रकार। एम प्रभाव के प्रकार, अभी ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लस एम प्रभाव और एक होता है माइनस एम प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस एम प्रभाव की। प्लस एम प्रभाव, प्लस का मैंने कल ही भी बताया था आपको कि प्लस का क्या मीनिंग होता है। प्लस यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी देने वाला, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला,
तो देखो आज एम का मतलब मेजोमेरिक है, हम आज एम प्रभाव पड़ रहा है, कल आई प्रभाव पड़ा था। आई का मतलब सीधे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देना, और एम का मतलब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देना। तो कोई भी समूह है, यहाँ पे लिख लो, कोई भी समूह समूह जो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, वह प्लस एम प्रभाव कहलाता है, प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब अनुनाद में प्लस जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या होगा, प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले देते हैं। देखो एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्ड दूर चला जाएगा। यानी जो जिसके पास लोन पेयर है या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा अपना। तो यहाँ पे लिख दो, सभी लोन पेयर युक्त, सभी लोन पेयर युक्त व नेगेटिव चार्ज वाले परमाणु क्या करेंगे, प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो एग्जांपल, आपको ये बोल दिया जाए OH, तो बिल्कुल सर इसके पास नेगेटिव है, सॉरी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा। आपको बोल दिया जाए OR, बिल्कुल। आपको बोल दिया जाए NH2, बिल्कुल। आपको बोल दिया जाए NR2, बिल्कुल। फिर एलोजन बोल दिया जाए, बिल्कुल, एलोजन का मतलब FCl Bri। फिर आपको ऐसे बोल दिया जाए SH, बिल्कुल होगा ये भी। फिर आपको बोल दिया जाए OCOCH3, ये भी बिल्कुल प्लस एम दर्शाएगा। फिर आपको बोल दिया जाए NHCOCH3, बिल्कुल ये भी दर्शाएगा। फिर आपको बोल दिया जाए CH2 माइनस, बिल्कुल ये भी दर्शाएगा। फिर आपको बोल दिया जाए NH माइनस, तो ये सारे सारे क्या करेंगे, प्लस एम प्रभाव दर्शाएंगे। प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, या तो लोन पेयर के पास होता है या फिर नेगेटिव चार्ज के पास होता है। तो ये सारे सारे क्या होंगे, प्लस एम वाले होंगे। आप मेरे हिसाब से समझ रहे हो बातों को, समझते हुए चलोगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद होता है एक माइनस एम प्रभाव, बिल्कुल आज वाला टॉपिक इजी टॉपिक है, माइनस एम प्रभाव। ठीक है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, यानी रेजोनेंस, यानी डबल बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। तो कोई भी समूह जो अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन लेता है, जो अनुनाद से इलेक्ट्रॉन को लेता है, माइनस एम प्रभाव दर्शाता है, माइनस एम प्रभाव दर्शाता है। देखो कैसे, अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कल भी मैंने आपको बात बताई थी, या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किसके पास होती है, पॉजिटिव चार्ज के पास में होती है, या फिर डबल बॉन्ड हो, जैसे ऐसे डबल बॉन्ड हो। तो अब इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन किसकी ज़्यादा है, तो सर आप बोलोगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये ऐसे होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। अब क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, यानी ऑक्टेट कम हो गया इसका। तो ये चाहेगा इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले, तो या तो डबल बॉन्ड वाले लेंगे या पॉजिटिव चार्ज वाले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल कि C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड ONH2, फिर C डबल बॉन्ड OX, फिर आ गया S डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हैं SO3H। इसके अलावा NO2, इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे के सारे। इसके अलावा या तो ऐसे भी बोलते हैं CnCH3 प्लस, या फिर ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे माइनस एम प्रभाव दर्शाएंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मैं ये बोल देता हूँ पहले एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड OH ले ले। अब हमें क्या रेजोनेंस, अब देखो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दें और ये ऐसे, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा।
यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये जुड़ा हुआ है किसके? कार्बन और ऑक्सीजन में। आप इसको हटाओ, कार्बन और ऑक्सीजन में से आप इस बॉन्ड को हटाओगे तो एक सिंगल बॉन्ड हटा रहा हूँ मैं, देखो ये सिंगल बॉन्ड हटा रहा हूँ, एक बॉन्ड लगा रहा हूँ, तो एक ये हटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि इसकी ईएन कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है उस पर माइनस आएगा। बिल्कुल सही बात है, आ गया। अब क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है, ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूँ, तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड को ऐसे, तो CH2 यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, फिर CH यहाँ पाई बॉन्ड चला जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये CH और यहाँ पे O माइनस आ गया। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लस वाले होने की वजह से ये क्या करे, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जो पाई बॉन्ड को या पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लस एम या माइनस एम। क्या बोलते हैं? माइनस एम प्रभाव। इसकी वजह से ये क्या लगा रहा है? माइनस एम प्रभाव लगा रहा है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लो, CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो, अब मुझे नहीं पता आपको इसको कैसे चेक करोगे, तो देखो इसका एक ही फंडा होता है चेक करने का, C ट्रिपल बॉन्ड N में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? नाइट्रोजन की अधिक है। तो ये जो एक बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, इस बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, तो एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे प्लस आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस वाला है, ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूँ, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो देखो CH2 यहाँ प्लस आ जाएगा और CH, फिर डबल बॉन्ड ये चला जाएगा और डबल बॉन्ड N, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ गए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को देता है। ये हो गया नॉर्मल। प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। अब कुछ क्या होता है, कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कल आपको एक बात बोली थी, यहाँ पे हेलोजन है, ये हेलोजन क्या शो कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है, या इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, और साथ में ये माइनस आई भी शो करता है। तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि कब कब हम प्लस एम देखेंगे, कब हम माइनस आई देखेंगे। तो हेलोजन के केस में हमें ध्यान में रखना है कि हेलोजन के केस में आई प्रभाव स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस आई प्रभाव स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हेलोजन का, हेलोजन का, सॉरी एक बार ढंग से लिखते हैं, हेलोजन का माइनस आई प्रभाव उसके प्लस एम प्रभाव से अधिक होता है, से अधिक होता है। तो पूछ लिया जाए आपको हेलोजन में कौन सा ऑर्डर ध्यान में रखना है, तो हेलोजन में माइनस आई प्रभाव पहले लगाएंगे हम, प्लस एम प्रभाव को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम माइनस आई प्रभाव को ही देखेंगे। ठीक है, जहां भी हेलोजन आएगी तो हम केवल माइनस आई प्रभाव को देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्लस एम प्रभाव को नहीं देखेंगे। और बाकी सब केस में हमें पता है, बाकी सभी में एम प्रभाव होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो लिखो यहां पे, एम प्रभाव आई प्रभाव से ज्यादा इफेक्टिव होता है, आई प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। अब देखो इसके मीनिंग क्या है कि यदि कहीं पे प्लस एम भी लग रहा हो और प्लस आई भी लग रहा हो तो आपको पूछ लिया जाए कौन सा ज्यादा मतलब स्टेबल होगा, तो प्लस एम वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी प्लस प्रभाव है, यानी एम प्रभाव ज्यादा लगेगा आई प्रभाव से। तो एम प्रभाव को हमेशा आगे रखना है, किससे? आई प्रभाव से। हम जब भी चेक करेंगे यदि किसी में एम प्रभाव आ गया इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा आई प्रभाव की तुलना में। ठीक है, एग्जाम्पल कराएंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अब क्या होंगे, अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस प्रभाव की एप्लीकेशन, यानी एम प्रभाव की एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एम प्रभाव की एप्लीकेशन, एम प्रभाव की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। सबसे पहला आता है कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन बोले तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। अब देखो कल भी मैंने आपको बोला था कि कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होगा कि कार्बन ऐसा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ऐसे ग्रुप से अटैच होना चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सके, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा होता है, प्लस एम होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस एम।
जैसे ये प्लस एम वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये होगी प्लस एम प्रभाव के, प्लस एम प्रभाव के प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस एम प्रभाव के। ठीक है, प्लस एम प्रभाव तो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस एम प्रभाव क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्यों घटाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस है, अब मैं ऐसा ग्रुप और जोड़ दिया जो इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैं ये एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया, मान लो सपोज ग्रुप कि मैंने सी एन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसे 6 से भी कम कर देगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन कर देगा, जबकि हमें तो ये चाहिए कि इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यानी माइनस एम प्रभाव वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की और अधिक कमी करेंगे, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो देखो एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, एक नंबर, फिर 2 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH प्लस, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बोल दिया जाए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो देखो यहाँ पे एक बार ही रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ देखो इस साइड से भी कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इस साइड से भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसके पास 2 दाता समूह हो गए ना, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑर्डर पूछ लिया जाए किसका ज़्यादा होगा, तो एक का ज़्यादा या फिर 2 का, तो 2 का ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, 2 का ज़्यादा होगा किससे, एक से। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे। तो एक चीज़ और लिखो आप यहाँ पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, की स्टेबिलिटी एक और किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा अनुनाद होगा उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैटाइन में अधिक अनुनाद की, कैटाइन में अधिक अनुनाद, जितना ज़्यादा अनुनाद होगा कैटाइन में, उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया ये इसके ऊपर वाले एग्जांपल देख के। इसके अलावा बाकी और एग्जांपल कराते हैं आपको। देखो एक जगह आपको ऐसा दिया हुआ हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिया हुआ हो, दूसरे में आपको ऐसा दिया हुआ हो CH प्लस CH3। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, या फिर एक पूरे पूरा क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं। इसके अलावा आपको ऐसा दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। 3 नंबर पे आपको ऐसा दिया हुआ हो कि CH2 प्लस। 4 नंबर पे आपको ऐसा दिया हो CH प्लस CH3। ये 4 दे दिया, आपको इसका क्रम पूछ लिया, कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम पूछ लिया। कैसे करोगे आप लोग, तो देखो यहाँ इस 1 और 2 में क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम प्रभाव लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है, और मुझे पता है कि प्लस एम प्रभाव ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो प्लस एम प्रभाव वाले के ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो 1 और 2 में बात करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस एम प्रभाव है, तो ज़्यादा जितने ज़्यादा प्लस एम प्रभाव होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो ऑर्डर 2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 का होगा। अब देखो इनमें आई लग रहा है, आई कम होता है, मैंने ये बात आपको बोली थी कि एम प्रभाव ज़्यादा होता है, तो एम प्रभाव पहले देखेंगे फिर आई प्रभाव देखेंगे। अब यहाँ पे एक प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा प्लस आई लगेंगे उतने ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो उसके बाद आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो ये CH2 प्लस एक ऑप्शन, फिर दूसरे में CH2 प्लस डबल बॉन्ड, फिर तीसरे में CH2 प्लस डबल बॉन्ड, फिर चौथे में CH2 प्लस डबल डबल डबल। आपको इसमें से पूछ लिया जाएगा इसका क्रम क्या होगा, तो देखो कैसे निकालोगे आप लोग।
यहाँ पे क्या कोई प्लस एम लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? सिर्फ CH3 की वजह से प्लस आई लग रहा है। ठीक है, केवल और केवल प्लस आई लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, ये इधर चला गया ना, तो ये प्लस एम लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये चल इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, यानी लंबा प्लस एम लग रहा है, ज़्यादा एम प्लस एम लग रहा है। तो यहाँ पे दो, एक तरीके से दो प्लस एम लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे के साथ में तीन तरीके से स्टेबल करेगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी प्लस तीन प्लस एम लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 3 प्लस एम लग रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अनुनाद होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुनाद है 4 नंबर में, 4 नंबर में सबसे ज़्यादा अनुनाद है, तो 4 नंबर की स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर देखो, 4 नंबर का सबसे ज़्यादा, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो अपने RPSC में आए हुए, एक बार आप समझने की कोशिश करो कि कैसे अपने को देखना है। ठीक है, फिर दूसरा कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, दूसरा टॉपिक अपना कार्ब एनाइन, कार्ब रिनाइन या कार्ब एनाइन, एनाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कार्ब एनाइन ये रहा, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा चाहेगा कि इसे इलेक्ट्रॉन खींच ले, और इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? -m वाले खींचते हैं। तो कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? -m ग्रुप के। तो लिखो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी -m ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी +m प्रभाव के। ठीक है, ये आप समझोगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप रट्टा मारोगे तो भूलते जाओगे। फिर दूसरा वही सेम, जितने ज़्यादा कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। एनाइन में अनुनाद देखेंगे, जितना ज़्यादा अनुनाद होगा वो एनाइन उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 2 पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल PHCH2-, दूसरा देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2-, तीसरा हो गया PHCH2CH2-, चौथा ऑप्शन हो गया ClCH2CH2-। इनमें अपने को चेक करना है। देखो, यहाँ पे पीएच का मतलब होता है ये वाला, ऐसे बेंजीन रिंग हो गई, तो ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 बार रेजोनेंस हो रहा है, 3 बार रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बार रेजोनेंस हो रहा है, एक बार। क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो, ये CH2 नेगेटिव सिंगल, इसके बाद sp3 कार्बन आगे नहीं हो रहा। हमें चाहिए ना नेगेटिव सिंगल, इसके बाद पीएच होता तो होता। तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। इनमें हम फिर क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा जिसमें जितनी बार रेजोनेंस होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब 1 और 2 में से एक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 और 4 वाले कम होंगे। अब हम 3 और 4 में चेक करेंगे, 3 और 4 में चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो Cl है, Cl क्या लगाएगा? -I लगाएगा, तो यहाँ पे लगेगा -I। और -I लगने की वजह से हमें पता है कि यदि -m नहीं होगा तो हम चेक करेंगे -I। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी या तो -m के प्रोपोर्शनल होगी या फिर -I के। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद 4 नंबर आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? 3 नंबर आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। यहाँ पे 4 पहले क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे -I प्रभाव लग रहा है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और करो। CH2 डबल बॉन्ड CH2-, 1 नंबर। फिर 2 नंबर देखो CH3CH2-, 3 नंबर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH-, इसमें आपको कार्बोकेटाइन की, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए। देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं है। क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पहले तो हम रेजोनेंस वाला चेक करेंगे। इसका मतलब 1 और 3 ज़्यादा स्टेबल होगा, किसके मुकाबले में? 2 के मुकाबले में। अब देखो 3 में, देखो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ में ये वाला CH3 ग्रुप है, और ये क्या करेगा? +I लगाएगा। और हमें पता है कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी +I वाला समूह घटाता है।
तो 1 और 3 में से किसकी ज़्यादा हो जाएगा ऑर्डर? 1 का ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस ये ओनली प्लस आई नहीं लग रहा। यहाँ पे प्लस आई की वजह से रेजोनेंस रेजोनेंस तो है, ठीक बात है, लेकिन प्लस आई की वजह से थोड़ी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद 3 नंबर आएगा। और यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्लस आई और लगा रहा है CH3, तो ये प्लस आई वाला और ज़्यादा कम कर देगा। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? 2 नंबर वाला हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इसके बाद भी एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये यूं मान के चलो स्टार है, स्टार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कि CH3CH2 फिर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH-, फिर आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C-। इसमें ऑर्डर पूछ लिया जाए कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये sp3 कार्बन है, देखो यहाँ पे ये sp3 कार्बन है, यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, यहाँ पे ये sp कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज। अब देखो, यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बताया था कार्बन sp की ज़्यादा होती है, फिर कार्बन sp2 की, फिर कार्बन sp3 की, यानी 3 नंबर की ज़्यादा होगी, फिर 2 नंबर की, फिर 1 नंबर की। यदि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका आई प्रभाव माइनस आई ऑर्डर भी वही होगा। तो माइनस आई ऑर्डर क्या होगा? 3, 2 और 1। और माइनस आई ज़्यादा होगा, इसका मतलब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्या यहाँ पे किसी में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, डबल बॉन्ड के ऊपर वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन पे, पास वाले कार्बन पे होना चाहिए, जबकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो फिर हम माइनस आई चेक करेंगे, और माइनस आई जितना ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी? कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा आएगा? 3 नंबर ज़्यादा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में। आगे कराऊंगा मैं आरपीएससी के क्वेश्चन, आपको लगेगा वाह यार सर क्या बात बोली आपने, एज इट इज ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये हो गया। अब तीसरा होगा मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी। तीसरा हो गया मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक तो बोले तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। देखो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम सेम कैसे चेक करते हैं? जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो सेम एज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के समान चेक करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के समान चेक करते हैं, के समान चेक करते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन की चेक करते हैं वैसे इसकी चेक करेंगे, ठीक है। अर्थात फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? मुक्त मूलक में अनुनाद के प्रोपोर्शनल होगी। मुक्त मूलक में अनुनाद, जितना ज्यादा अनुनाद होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। अब देखो कैसे, एग्जांपल देते हैं। CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल डबल बॉन्ड, CH2 रेडिकल डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 रेडिकल ऐसे बॉन्ड। इसमें आपको स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए तो देखो यहाँ पे एक रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, दो टाइप के 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 बार रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी होगी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ऑर्डर देखो क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। देखो यहाँ पे 2 बार समझ रहे हो ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। यहाँ पे 3 बार, यानी एक डबल बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड इधर। तो जितनी ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा मुक्त मूलक में स्टेबिलिटी आएगी।
मेरे हिसाब से समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। एक क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो इसमें पहला CH3CH2 रेडिकल, फिर दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी ये देखो, ये हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है इसमें। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी समान चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये क्या आ गया, sp कार्बन आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कार्बन sp का ज़्यादा, फिर कार्बन sp2 का, फिर कार्बन sp3 का। तो -I का प्रभाव का ऑर्डर भी यही होगा सेम, कार्बन sp वाला, फिर कार्बन sp2 वाला, फिर कार्बन sp3 वाला। तो -I जितना ज़्यादा होगा तो उसमें फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटाइन हो, इन दोनों की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमें पता है कि +I के प्रोपोर्शनल होती है और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, इसका का ऑर्डर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कार्बन sp3 वाला ज़्यादा होना चाहिए, फिर कार्बन sp2 वाला, फिर कार्बन sp वाला, यानी sp3 बोले तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ये ऑर्डर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो नेगेटिव चार्ज में उल्टा होता है, ये रहा नेगेटिव चार्ज का ऑर्डर क्या है, 3 2 1 है, जबकि इसका क्या है, 1 2 3 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब 4 नंबर पढ़ेंगे हम, अम्लीय सामर्थ्य। ये सारी चीज़ें आपको वही सेम चीज़ दिख रही है जो कल पढ़ाई थी, अम्लीय सामर्थ्य। एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी प्रोपोर्शनल होती है, कल ही बताया था मैंने आपको, ये -M के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, -I या -M के। तो अम्लीय सामर्थ्य प्रोपोर्शनल होती है -M प्रभाव या रेजोनेंस के। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा अम्लीय प्रभाव होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +M प्रभाव के, ठीक है। यानी -M प्रभाव ज़्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगी, और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी अधिक होगी। एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH 1 नंबर, फिर 2 नंबर देखो PHOH, फिर 3 नंबर देखो ROH। अम्ल का मतलब होता है H+ को त्यागना, तो H+ का त्याग करा हुआ। फिर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHO-, इसमें भी H+ का त्याग कराओ तो PHO-, इसमें भी H+ का त्याग कराओ तो RO-। अब देखो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। अब यहाँ पे एक रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ PH का मतलब होता है ये बेंजीन, इसके ऊपर यहाँ पे 3 रेजोनेंस है, और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, +I है। +I वाला तो और ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी को कम करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, 2 नंबर, फिर कौन करेगा 1 नंबर, फिर कौन करेगा 3 नंबर। ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है, ठीक है। ये बार बार वही चीज़ करवा रहा हूँ जो कल करवाई थी मैंने। इसके अलावा आपको 1 2 ऑर्डर और बताओ, आप एग्जाम्पल देखे, OH, फिर OHCH3, फिर OH, यहाँ पे CH3, फिर आ गया OH, पैरा पे CH3। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका नाम पूछते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल, इसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल, इसको बोलते हैं पैरा क्रिसोल, ठीक है। यहाँ ये नाम पूछता है आपको, ऐसे पूछेगा ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड फिनोल में से किसकी अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे ये क्या लगाएगा, +I, फिर ये भी +I, फिर ये भी +I, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना कि +I दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। इसके अलावा एक मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसमें लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन, किसमें, इन दोनों में, इसमें भी हाइपर इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन।
और इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है। तो प्लस आई हो चाहे प्लस एच हो, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों अम्लीय सामर्थ्य को कम करेंगे। तो इसका क्रम क्या आएगा, क्रम 1 नंबर सबसे ज्यादा आएगा। फिर देखो इसमें केवल 3 नंबर वाले में केवल प्लस आई है, जब इन दोनों में क्या है, प्लस आई के साथ में प्लस एच भी है। तो इसके बाद आएगा 1 नंबर, इसके बाद 3 नंबर। फिर 2 और 4 में देखो, 2 और 4 मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी बढ़ने के साथ प्लस आई कम होता जाता है। एच प्रभाव दोनों में समान लगेगा, लेकिन ये इसकी दूरी ऑक्सीजन के साथ CH3 की दूरी ज़्यादा है, इसकी OH के साथ दूरी कम है। तो CH3 में जहाँ और तो स्थिति में प्लस आई ज़्यादा लगेगा, प्लस आई ज़्यादा लगेगा तो वहाँ एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, 2 नंबर की होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एग्जाम्पल देखो, OH NO2 OH OHCH3, ठीक है। फिर OH, ये आ गया CH3, ये आ गया ऑर्थोक्रिसोल, ये आ गया पैरा क्रिसोल, ये इसका नाम होता है फिनोल, इसका होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। ऐसे आपको ऑप्शन देता है। ऑर्गेनिक में आपको नाम देगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देगा। इनमें आपको एसिडिटी का क्रम पूछेगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। आप देखो इसमें क्या है, NO2 क्या लगाता है, -M लगाता है। इसमें कोई भी समूह नहीं है, इसमें क्या है, प्लस आई वाला है, दोनों प्लस आई लगाएगा। लेकिन इसकी दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने के कारण इसका प्लस आई कम होगा। इसमें क्या होगा, दूरी कम है तो इसका प्लस आई स्ट्रोंग होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एसिडिटी एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है -M -I के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M +I के, ठीक है। देखो -M वाला किस में क्रम पूछेंगे हम, तो -M पहले में लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहले वाले का होगा। फिर देखो फिनोल में कुछ भी नहीं लग रहा, इन दोनों में प्लस आई लग रहा है, तो ये प्लस आई वालों से ज़्यादा होगी 2 नंबर। फिर देखो 3 और 4 में बात करेंगे, 3 और 4 में प्लस आई इसका कम लग रहा है, यदि किसी का प्लस आई कम होगा तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, यानी 3 नंबर आएगा। फिर क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं RPSC में। अब 2-3 चीज़ यहाँ पे नोट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नोट में लिखो 1 नंबर पे, कि जो M प्रभाव है वो मेटा स्थिति पे शून्य होता है। किसी भी समूह का M प्रभाव मेटा स्थिति में क्या होता है, मेटा स्थिति पर शून्य होता है। केवल आई प्रभाव देखते हैं मेटा स्थिति पर, यहां पे लिखो मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर केवल आई प्रभाव देखते हैं, केवल आई प्रभाव देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर, यदि किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी अम्लता कम हो जाती है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध के कारण उसकी अम्लीयता कम हो जाती है, ठीक है। तो यदि आपको प्रायिकता का ऑर्डर पूछ लिया जाए कि प्रायिकता का क्रम, मतलब हम कैसे चेक करेंगे, किसको पहले रखेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे M प्रभाव, फिर रखेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या रखेंगे, फिर रखेंगे हम आई प्रभाव। ये हम प्रायिकता है। यदि आपको पूछ लिया जाए एसिडिटी क्रम चेक करना है तो सबसे पहले M प्रभाव चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हम आई प्रभाव। एक एग्जांपल देखो, COOH NO2, फिर देखो COOH NO2, फिर देखो COOH NO2, फिर देखो COOH। इसमें आपको एसिडिटी पूछ लिया जाए क्रम, तो क्या करोगे आप,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। इसमें भी क्या है, माइनस एम भी लग रहेगा, माइनस आई भी लगेगा, लेकिन ये मेटा स्थिति पे है और मेटा स्थिति पे केवल आई प्रभाव लगता है, यानी माइनस आई लगेगा, और इसमें कुछ भी माइनस आई प्लस आई नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये ऑर्थो स्थिति है, इसको हम बोलते हैं, यदि ऑर्थो प्रभाव पे कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्थो प्रभाव। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, अभी पढ़ाएंगे कि ऑर्थो प्रभाव क्या। ऑर्थो प्रभाव से क्या होता है कि अम्लता बढ़ जाती है, तो इसका जो क्रम होगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। 4 में कुछ भी नहीं है, 3 में केवल माइनस आई है, और 1 और 2 में हम ऑर्थो प्रभाव चेक करते हैं। जिसमें ऑर्थो प्रभाव होता है उसकी अम्लता अधिक होती है। ठीक है। अब हम लगाएंगे ऑर्थो प्रभाव, आगे हेडिंग लगाओ ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव। ठीक है। क्या होता है भाई ऑर्थो प्रभाव? तो देखो, यदि अब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोले तो COOH, इसके और तो समूह पे आप कोई भी लगा दिए, चाहे प्लस आई वाला लगाओ, चाहे माइनस आई वाला लगाओ, चाहे प्लस एम वाला लगाओ, चाहे माइनस एम वाला लगाओ, यदि इसकी और तो स्थिति पे होगा तो उसकी अम्लता बढ़ जाती है। तो लिखो यहाँ पे, यदि बेंजोइक अम्ल, यदि बेंजोइक अम्ल के और तो स्थिति पर, बेंजोइक अम्ल के और तो स्थिति पर कोई समूह, कोई समूह है तो वह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो वह क्या करता है, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो देखो, और तो इफेक्ट दो ही जगह लगता है, एक तो बेंजोइक अम्ल में लगता है, बिल्कुल, और एक एनिलीन में लगता है। यदि बेंजोइक अम्ल में लगेगा तो और तो स्थिति पे कोई भी ग्रुप जुड़ जाए तो अम्लीय सामर्थ्य क्या करेगा, बढ़ेगा। बेंजोइक मतलब या तो इस पे लगेगा, इस वाले समूह पर, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। एक लगता है एनिलीन में, एक और लिख लो आप एनिलीन में। यदि एनिलीन, यदि एनिलीन की और तो स्थिति पर, और तो स्थिति पर कोई समूह, कोई समूह है तो वह, तो वह अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाता है, वह क्षारीय सामर्थ्य कम करता है, तथा क्षारीय सामर्थ्य कम करता है, कम करता है। एनिलीन क्या होती है? तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के ऊपर यदि NH2 ग्रुप आ जाए उसको एनिलीन बोलते हैं। और बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप आ जाए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। COH के पास में कोई भी ग्रुप जुड़ जाए एसिडिटी बढ़ेगी, NH2 के पास में भी कोई ग्रुप जुड़ जाए एसिडिटी बढ़ेगी। देखो एग्जांपल, NH2, NH2CH3। ठीक है। आपको इसमें से बोल दिया जाए कि क्षारीय कौन सा होगा, तो आप तो एसिडिटी का याद रखो कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो इसकी बेसिसिटी कम होगी, इसकी बेसिसिटी कम होगी, अर्थात ये कम क्षारीय है, कम क्षारीय है, और ये अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय। और ये कम क्षारीय क्यों है? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट। देखो, आपके अकॉर्डिंग तो सर ये होना चाहिए कि ये प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगने की वजह से क्षारीय सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पाती है। प्लस आई होने के बावजूद, होने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी क्षारीय सामर्थ्य कम होती है, क्षारीय सामर्थ्य कम होती है। इसकी वजह क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। बस ये दो ही ऐसे ग्रुप है जिनमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है, एक तो एनिलीन में लगता है, एक बेंजोइक एसिड में। एक एग्जांपल और देखो, ये देखो COOH, और एक यहाँ पे देखो COOH CH3। देखो CH3 आ गया, नहीं COH आ गया, इसके साथ में ऑर्थो ग्रुप पे कोई ग्रुप जुड़ गया तो ऑर्थो प्रभाव लगेगा, ऑर्थो प्रभाव। और ऑर्थो प्रभाव क्या बोलता है कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी। हालांकि देखो ये प्लस आई लगाएगा, प्लस आई अम्लता क्या होती है,
माइनस आई की प्रोपोर्शन होती है प्लस आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। आपके अकॉर्डिंग तो सर ये है कि प्लस आई लग रहा है तो अम्लता कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन और तो प्रभाव की वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो यानी इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ये दोनों और तो प्रभाव के इफेक्ट है। देखो यहाँ दोनों में उल्टा चल रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्थो स्थिति पे एनिलीन हो चाहे कार्बो बेंजोइक एसिड हो, इन दोनों पे कोई सा समूह आ जाए उसकी हमेशा और हमेशा एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अपना है कौन सा, 5 नंबर पे क्षारीयता। ठीक है, क्षारीयता, बेसिसिटी। नॉर्मल वही होती है क्षारीयता, किसके प्रोपोर्शन होती है, क्षारीयता प्लस एम ग्रुप के, प्लस एम प्रभाव या प्लस आई प्रभाव इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है माइनस एम प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। दूसरी बात, क्षारीयता का मतलब होता है लोन पेयर का दान करने वाला। हम बात करते हैं ना CH3NH2, ये देखो लेविस बेस होता है। लेविस बेस का मतलब जो लोन पेयर का दान करे, तो जो जितना ज़्यादा लोन पेयर का दान करेगा वो उसकी क्या होती है, क्षारीयता उतनी अधिक होती है। अब एक आप बात बताओ कि यदि ऐसा है तो ये जो लोन पेयर ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका मतलब ये दूसरों के लिए दान नहीं कर पाएगा, ये तो खुद ही रेजोनेंस में लेके जा रहा है, दूसरे कोई भी परमाणु के लिए दान नहीं कर पाएगा। दान नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। तो एक लाइन लिखो यहाँ पे, एक लाइन ये लिखो, यदि लोन पेयर, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य, तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाती है, क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैसे, एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल RnH2 फिर NH3, देखो यहाँ पे लोन पेयर, फिर आगे CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। अब इसका क्रम पूछ लिया जाए आपको, इसका क्या पूछ लिया जाए, ऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, और यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है। अपने अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि रेजोनेंस से अम्लीयता हो तो क्षारीयता बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, रेजोनेंस से क्षारीयता कम होती है। तो यहाँ पे लिखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होती है। तो यहाँ पे लिख लो आप क्षारीयता प्रोपोर्शनल टू 1 अनुनाद, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसका लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो क्षारीयता कम हो जाएगी। तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से इसकी सबसे कम क्षारीयता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो NH2OCH3, फिर आ गया NH2CH3, फिर आ गया NH2Cl, फिर आ गया NH2NO2। इसमें आपको बेसिसिटी का क्रम पूछा है, क्षारीयता का क्रम पूछा है। तो देखो क्षारीयता क्रम कैसे निकालेंगे, ये क्या देता है, ये प्लस एम लगाता है, ये क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, ये क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, और ये क्या लगाता है, माइनस एम लगाता है। तो क्षारीयता में हम क्या देखेंगे, क्षारीयता में हम सबसे देखेंगे पहले प्लस एम देखेंगे, फिर प्लस आई देखेंगे, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस एम। यानी जिसका माइनस एम जितना ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी, और जिसका प्लस एम जितना ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक होगी। तो देखो प्लस एम वाले बढ़ाते हैं, प्लस एम वाले बढ़ाते हैं तो 1 नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्लस आई वाले होते हैं 2 नंबर। माइनस आई और माइनस एम में से ज़्यादा कम कौन करेगा, माइनस एम वाला करेगा। इसका मतलब उसके बाद 3 नंबर आएगा, 4 नंबर सबसे कम आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये रहा, ऐसे ये आया भी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में। देखो NH2 और 2 नंबर आ गया CH2NH2। आपको इसमें से पूछेगा क्षारीयता का क्रम क्या है, क्षारीयता किसकी ज़्यादा है,
देखो ये NH2 है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि डबल लोन पेयर फिर सिंगल आ गया, दो सिंगल बॉन्ड आ गए। जबकि ये क्या होना चाहिए कि लोन पेयर सिंगल फिर डबल बॉन्ड आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो इसकी मतलब इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसकी क्षारीयता कम होगी। तो क्रम क्या होगा? क्रम 2 नंबर का ज़्यादा आएगा, किसे? 1 नंबर से। एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो RPSC में आया हुआ है, वो क्वेश्चन आप मेरे को बताना, उसका आंसर आप कमेंट में मेरे को बताना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2022 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। इनमें से पूछा हुआ कौन सा क्षारीय है। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, एक एक ऑप्शन को आप ढंग से चेक करना। और यदि आपका ये क्वेश्चन सही हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, सब में आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगा के मेरे को कमेंट में इसका आंसर देना। देखते हैं किस किस का सही होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।